जी। तो आज हम बात करेंगे जो हम लोगों ने पिछले हफ्ते में पढ़ा, जितना कुछ जितने टॉपिक्स डिस्कस किए उस पे आज हमारी एक डिस्कशन होगी। जितने पार्टिसिपेंट्स हैं क्लास में इस वक्त मौजूद, वो उन्होंने जो कुछ स्टडी किया है और जो कुछ अंडरस्टैंड किया है और एनीथिंग जो उन्होंने फर्दर उस पे रिसर्च की है, वो आज हम एक दूसरे के साथ यहाँ पे जो है वो शेयर करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। कोमल बच्चे, आप शुरू करो कि जी आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन थे 1956 का और 62 का, उसमें से क्या क्या चीज़ें अंडरस्टैंड की। Assalamu alaikum. My name is Komal Azim. So my presentation is about Constitution of 1956. So when Pakistan came into being, the Government of India Act 1935 was adopted as an interim constitution with changes made to meet the requirements of the new state of Pakistan. So, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1956 was an harmonious piece of the legislation between East and West Pakistan. So, as per my study, the Constitution of Pakistan made in force on 23rd March 1956 by the Muhammad Ali. Muhammad Ali था ना सर? Muhammad Ali. वायदा मोहम्मद अली नहीं, मोहम्मद अली, जो Uh, मोहम्मद अली बोगरा थे वो उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर थे। yes, yes. हाँ, yes, yes, yes. ठीक है. जी जी। So there are total 234 articles, 6 schedules, and 13 parts. So ठीक है। after the 9 years of the independence, the first constitution of Pakistan had made. So it was average um, on 8 October 1958. Okay, इट वाज so एब्रोगेटेड ऑन। yes, yes. जी It is a written constitution. So the center, sir, मैं बोल लूँ थोड़ा सा. जी The जी। nature of the constitution, the constitution of the nature of the constitution is a fundamentally British, and the central legislation consists on one house, which is called the National Assembly, and there is no second house, and it is a federal system and also parliamentary system. ये आप um, 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रही हैं? नहीं, 1956 सिक्स की बात कर. 1950। 56 की. अच्छा, तो ये जो था, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन था, इसमें आप कह रहे हो कि जी ये था फेडरल जो था इसका स्ट्रक्चर था, यही कह रही हैं आप? was introduced. Yes, yes. इसमें था कि the federal system was introduced in the country first time जी अच्छा। 1956 में. ठीक है, आप इसको आसानी से आप इसको एक्सप्लेन करें, चाहे उर्दू में करें, वो आपने इसको कन्वर्ट करना है जब आप पेपर लिख रहे हो या मेरे एग्जाम्स से में। ना वो फोटो में ना कुछ चीजें मिस हो जाती हैं, लाइक मतलब वो मिस एक्सप्लेन किया ही नहीं जाता. तो वो उर्दू मुझे में? ये होता है कि नहीं सर, होता ही नहीं है, मैं बीच में भूल जाती हूँ चीजें. अच्छा, तो फिर तो बड़ी बात पता है नहीं क्या जी। मतलब. पर अनफॉर्चुनेटली बच्चे, दिस इज नॉट हार्वर्ड और ऑक्सफोर्ड। सो यहाँ पे लिबर्टी है सारे लोगों को कि वो उर्दू, पंजाबी, जिस तरह भी, अंग्रेजी, जिस तरह भी वो और चाहें वो पंजाबी उसको। में भी आप बोल सकते हैं, आप अपना एक्सप्लेनेशन दे सकते हैं. हाँ, तो दो, या इसमें कौन सी बात है? आपने एक बात समझानी है ना। लैंग्वेज इज अ वे ऑफ कम्युनिकेशन। इफ यू कैन कम्युनिकेट योर जो है थॉट्स इनटू एनी लैंग्वेज, और दैट कैन बी अंडरस्टैंड फॉर द लिसनर्स, तो आप बात कर सकते हो। वो तो आपकी कंपल्शन है कि जी आपने। सर सर एक्चुअली ना बात पता है क्या है. मेरे ख्याल में हमें इंग्लिश में बात करनी चाहिए, प्रेजेंटेशन देनी चाहिए. उससे ये फायदा होता है कि आपके माइंड में नहीं, वैसे एक बात, एक जी आपस की जी, बात करें ठीक कि ठीक इससे ये ठीक ठीक। फायदा होता है कि ना, एक तो इंसान की जो वर्डिंग होती है वो माइंड में रहती है. इवन मैंने सर को भी प्रेजेंटेशन दी थी तो मैं इंग्लिश में ही देती हूँ. जी, वह जब भी मैं बहुत अच्छी मतलब बात है, ये बहुत अच्छी या मैं बात लिख लेती हूँ, लिख के एक दफा एक पेज पे लिख लेती हूँ कि ये मैंने बोलना है और इसको ऐसे ऐसे बोलना है, तो सब है। ठीक है। प्रेजेंटेशन में.
तो ठीक है, ये ठीक सर है। हुआ था मेरे साथ मसला है। चले चले, कोई मसला मैं नहीं है, ये अच्छी बात है। अच्छा जी, नेक्स्ट वन कौन है जी? जी आगे कौन बात करना चाह रहा है? जी यहाँ पे मुझे नजर आ रहे हैं जेब अब्बास। बच्चे आप ने क्या स्टडी किया? और आपसे कल बात हुई थी मेरी, तो आपने कहा था जी कि मैं पूरा नहीं कर सकूंगी। तो आज आपने क्या पढ़ा है जी, वो बताएं। और एक और चीज भी थी कि आपने लास्ट टाइम मुझसे कहा था कि जी आप सबमिट करवाएंगी अपना जो प्रीवियस टेस्ट था, आपने वो भी नहीं जमा करवाया था। तो सो आज बताएं आपने जी क्या स्टडी की है जी। जेब अब्बास थीम, आर यू लिस्टिंग मी? मेरा ख्याल है कि जेब बच्चे को आवाज नहीं सुनाई दे रही। सो अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर आवाज तो क्लियरली आ रही है, मे बी उनकी तरफ कोई इंटरनेट डिस्टरबेंस हो तो वो नहीं सुन पा रही हूँ, वरना वो रिस्पॉन्स तो करती हैं। जी उन्हें आवाज नहीं आ रही, उनका मैसेज आ गया है। अच्छा चलें, शयान बच्चे आप बताएं जी, आप किस टॉपिक पे, कौन से पोर्शन पे बात करना चाह रहे हो? सर मैंने तो जस्ट एक ही ये वाली फाइल पढ़ी जो हम अभी 1956 और 1962 के कॉन्स्टिट्यूशंस पढ़ रहे थे। ठीक है। सर मैं तो वही पढ़ते पढ़ते इतनी एग्जॉस्ट हो गई हूँ, मतलब मुझे यूं लग रहा है जैसे रीडिंग की आदत ही नहीं रही। मतलब क्यों? स्पेसिफिकली अपनी लॉ की बुक्स की बात करें तो वो हम पढ़ते पढ़ते फिर भी हमारा इंटरेस्ट डेवलप हो जाता है और हम लोग उसको पढ़ लेते हैं, समझ लेते हैं, अंडरस्टैंड कर लेते हैं। सर ये तो मुझे यूं लग रहा था जैसे पता नहीं नहीं मैं तो कुछ ये और ही भी पढ़ने लग गई हूँ। नहीं तो ये भी तो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, ये भी तो लॉ से रेलेवेंट जो है वो पोर्शन है हमारा। चलें आप उसको जो इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और लिंग्विस्टिक जो जो चैलेंजेस थे पाकिस्तान ने फेस किए उसको छोड़ें। आपने ये जो कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन है, ये तो फिर आपकी जो बात है कि जी आपको समझ आती है लॉ की, तो ये तो वही था। सर तो मैंने कि ये जी मेरा लॉ से रिलेटेड है, इंस्टीट्यूशन से, मैं तो यही सोचती रही ये हिस्ट्री से रिलेटेड है। क्या कॉन्स्टिट्यूशन वाला पोर्शन भी? यस सर, लेकिन ये है लॉ रिलेटेड। तो सर हाँ, मैंने तो आज यही वाली फाइल पढ़ी है कॉन्स्टिट्यूशंस वाली, और सर इसमें मैंने यही रीडिंग की है कि हमारा 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से था, इसका फीचर्स क्या थे। ठीक है। जैसे हमने इसमें पार्लियामेंट्री फॉर्म पढ़ा इस सॉरी सर एक। जी जी तो सर जो एक्चुअली मैं बताऊं कि इसमें मुझे उसमें था कि डायरेक्ट इलेक्शंस थे 1956 वाले में, और 1962 जो मुझे समझ में नहीं आया बेसिकली, वो जो 1962 के इनडायरेक्ट इलेक्शंस थे और वो जो डेमोक्रेसीज बेस्ड थे, या जो डेमोक्रेसीज का कह रहे थे सर, वो कॉन्सेप्ट मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि ये किस किस्म की जो थी वो इलेक्शन हुआ करती थी, या ये किस किस्म की थी, और इसको डेमोक्रेसीज बेस्ड क्यों कहते थे। सर जी वो एक चीज समझ में ही नहीं आई। बाकी जो 1962 में हमारे पास प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था कि इसमें अथॉरिटी हमारे पास प्रेसिडेंट की थी और उसमें प्राइम मिनिस्टर की थी, वो यूनिकैमरल था, ये भी यूनिकैमरल था, लेकिन इसमें प्रेसिडेंट के पास पावर थी, उसपे मेन पावर्स हमारी प्राइम मिनिस्टर के पास थी। और जी सर इलेक्शंस वाला जो था वो मेरे पास थोड़ी जो है वो मसला आ रहा था मुझे समझने में, कि मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट इलेक्शंस को, और वो जो आपने, डेमोक्रेसी बेसिस पे था, नहीं समझ हाँ पा जी, रही थी। मैं सर इसको पढ़ने से क्वेश्चन जो मेरे दिल में आया ना, सर मैं कोई ज्यादा तो नहीं बोलती जा रही। जी सर नहीं नहीं, मैंने आप एक अपनी इंटरव्यू बात दिया था कंप्लीट तो करें। जी, तो सर मैंने एक इंटरव्यू में मैं अपेयर हुई तो उसमें मुझसे ना ये जो हमारे पाकिस्तान का नाम है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया गया कि ये इसमें क्या है, अगर हम कहते हैं कि हमारा ये रिपब्लिक है और एक तरफ हम कहते हैं डेमोक्रेटिक है। अगर जी डेमोक्रेटिक हो तो रिपब्लिक नहीं होता, रिपब्लिक हो तो डेमोक्रेटिक नहीं होता, तो आप इसको कैसे डिफेंड करेंगे कि हमारा नाम और हमारा निजाम ये क्या है। तो सर मैंने अपनी तरफ से उस वक्त जो मेरे जहन में आया मैंने उनको तो कह दिया, लेकिन बहरहाल वो ना सेटिस्फाइड थे, ना मेरी सिलेक्शन हुई इस एक क्वेश्चन की वजह से। तो सर ये फिर मैं इसको पढ़ते पढ़ते ये भी मेरे जहन में वापस रिपीट हो गया कि मेरे उस इंटरव्यू में मुझसे ये पूछा गया था कि आप इसको डिफेंड करें।
कि अगर ये डेमोक्रेटिक स्टेट है तो रिपब्लिक कैसे है? रिपब्लिक है तो डेमोक्रेटिक कैसे है? जी बिल्कुल सर उनका वो क्लियर क्वेश्चन, नहीं हुआ मेरा। जी बिल्कुल उनका क्वेश्चन बिल्कुल साउंड और वेरी मच क्लियर था। ठीक है जी। पाकिस्तान इज एन इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है जी, नॉट इस्लामिक डेमोक्रेटिक, और मतलब ओनली डेमोक्रेटिक। ठीक है जी। ये दो कॉन्सेप्ट ऑफ गवर्नेंस हैं। ठीक है जी, द रिपब्लिक वन एंड द डेमोक्रेटिक वन, दे आर वेरी डिफरेंट। मैंने कल भी ये बात की थी, मैंने आप एक नोट छोड़ा था इसमें, ये जो है कल वाला जो कॉन्स्टिट्यूशन था इसके अंदर रिपब्लिक और उसमें इस्लामिक रिपब्लिक पे बात की गई थी, अगर आपने इसके नोट्स पढ़े हों तो। जी जी अ, बिल्कुल। ठीक है जी। उसमें हमने कहा था जी कि रिपब्लिक क्या होता है और इस्लामिक रिपब्लिक क्या होता है। ठीक है जी। रिपब्लिक एंड डेमोक्रेटिक जो जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, असल में तो ये वेस्ट के कॉन्सेप्ट्स हैं। ठीक है ना। तो इसमें हमने सिर्फ एक चीज ऐड की थी उस रिपब्लिक में, वो वाला था इस्लामिक रिपब्लिक। ठीक है जी। अब आपको रिपब्लिक और इस्लामिक रिपब्लिक की तो समझ आ चुकी होगी कि वो क्या होते हैं। ठीक है ना। मैं कोशिश करूंगा कि इन आवर अपकमिंग टॉपिक मैं इसको ना आपके डेमोक्रेटिक और जो रिपब्लिक के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको भी क्लियर करने की कोशिश करूं। ठीक है जी। वैसे मैंने कल कहा था कि जी आपको अब अपनी जो खुद से रिसर्च करनी होगी वो यही करनी होगी कि जी रिपब्लिक और डेमोक्रेटिक जो होती हैं, जो फॉर्म ऑफ गवर्नेंस होती हैं, उनको एक बार देखिएगा। और जहां तक आपने बात की है अभी कि जी वो आपको इलेक्शन का जो सिस्टम है वो समझ नहीं आया कि वो डायरेक्ट इलेक्शन क्या है और जो है बेसिक डेमोक्रेसीज क्या है। Correct. जी जी। जी। तो उसमें ये था कि जो डायरेक्ट इलेक्शन था, आपने कितनी बार वोट कास्ट किए हैं आज तक? सर मुझे आपकी आवाज नहीं आ रही। मैंने कहा आपने कितनी बार वोट कास्ट किया है आज तक? सर 2 टाइम्स। अच्छा जी। आपने जो टू टाइम वोट कास्ट किए हैं वो प्रोविंशियल और नेशनल असेंबलीज के लिए किए हैं, और आपने कभी लोकल बॉडीज गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं यूनियन काउंसिल के, कभी वहां पे भी वोट कास्ट किया? नो सर। अच्छा। अब सुने डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है और इनडायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है। ये मैंने वैसे कल भी मतलब कोशिश की थी कल परसों आप लोगों को बताने की। ये जो आप आजकल वोट कास्ट कर रहे हो आप लोग नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज के लिए, ये डायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है जी। और जो आप वोट कास्ट करें अपने लोकल गवर्नमेंट लेवल पे, अपने यूनियन काउंसिल लेवल पे, किसी एक मेंबर को या मतलब नाज़म काउंसलर वगैरह जो भी है उसको सिलेक्ट करने के लिए, और फिर वो दोबारा जाके वोट कास्ट करे मतलब तहसील लेवल पे या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एक डिस्ट्रिक्ट या तहसील के नाज़म या चेयरमैन को सिलेक्ट करने के लिए, और फिर वो आगे वोट कास्ट करें नेशनल लेवल पे जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए। तो वो होगा आपके लिए इनडायरेक्ट इलेक्शन, क्योंकि आपने अपने जो जो विसिनिटी थी, जो लोकेलिटी थी, उसमें जो कैंडिडेट खड़ा था आपने उसको वोट दिया, उसने फर्दर वोट दिया अपने से एक बड़े सर्कल में। ठीक है जी। कैंडिडेट सेलेक्ट करने के लिए उस उन लोगों ने फिर फर्दर जो है वो सेलेक्ट किए ओवरऑल कैंडिडेट नेशनल लेवल पे। तो ये हो गया डायरेक्ट इनडायरेक्ट सॉरी, ये हो गया इनडायरेक्ट इलेक्शन। ठीक है जी, जिसको हम बेसिक डेमोक्रेट्स का जो कहते हैं प्रोसीजर। दूसरे नंबर पे जिस तरह आप आजकल वोट कास्ट कर रहे हो और आपने जिस कैंडिडेट को वोट जो है वो कास्ट किया, जिसकी फेवर में वो इलेक्शन जीत के जब असेंबली में पहुंचता है, तो ये आपकी डायरेक्ट मतलब कास्टिंग ऑफ वोट है। तो ये डिफरेंस है डायरेक्ट इलेक्शन में और इनडायरेक्ट इलेक्शन में। इफ 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 यू आर सेटिस्फाइड, नहीं तो फिर हमें इसको किसी और तरह से सर एक्सप्लेन करना समझ आ गया है। सर पड़ेगा। सॉरी जी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर ये जो एक और तरीका होता है कि जो है ना सेनेट के मेंबरान को चुना जाता है या वो मतलब सेनेट में ही, तो सर वो जो इलेक्शन होता है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन के उसमें आएगा? जो सेनेटर्स को जो सिलेक्ट किया जाता है, जी जी सर। जी सेनेटर्स जो होते हैं वो आपके जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज जी के और सर। नेशनल असेंबलीज के।
उनको जी सर। वो लोग चूज करते हैं बाय सिलेक्शन और बाय इलेक्शन। वो पार्टीज जो होती हैं वो बता देती हैं जी कि हमारी तरफ से मतलब हमारे इतने मेंबर्स बनते हैं प्रोविंशियल असेंबलीज में और नेशनल असेंबलीज में, सो वी आर गोइंग टू सेंड दीज पीपल्स एज एज सेनेटर इन अपर हाउस। ठीक है जी। तो जो सेनेट का जो इलेक्शन जी होगा आप सर। वो कह सकती हैं कि जी वो हमारे लिए जो है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। ठीक है जी। जी जी क्योंकि सर, हमारे लिए इनडायरेक्ट होगा। हाँ जी, हमारे लिए इनडायरेक्ट होगा। अच्छा तो फातिमा बच्चे आप भी आज पहले दिन आए हो? नहीं सर, मैं क्लास में होती हूँ लेकिन वो म्यूट पे होती हूँ मोस्टली। वजह? सर वजह बच्चों का ये टाइम होता है खाना खिलाने का, तो आज अच्छा, थोड़ा फ्री थी, इस वजह से आज फिर अनम्यूट किया हुआ है। चलें चलें ठीक है जी। चलें और अच्छा जी, शयान बच्चे बात अच्छा क्लियर सर, हुई एक और आपको? जी 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 सर एक और क्वेश्चन भी था, सॉरी सर फॉर इंटरप्शन। सर मैंने ये जी। पूछना था कि ये पिछली दफा वाला टेस्ट में अपेयर नहीं हो सकी थी, थोड़ी सी रीजन थी पर्सनल। तो सर उसमें ये पूछना था कि जो अब वाला आप टेस्ट लेंगे तो उसमें अगर आप हमें थोड़ा ये बता दें कि किस किस तरह के क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, तो फिर हम उसी लिहाज से ही इसको प्रिपेयर करके टेस्ट दे सकते ये हैं। एग्जैक्टली ये आपने कोमल बच्चे वाला सवाल पूछा है। मतलब मुझे समझ नहीं जी आ सर। रही कि मैं सोच रहा था कि आई हैव टू राइट अ मेल टू द हाई कोर्ट कि जी आप मुझे इस तरह बता देंगे जी कहीं किस तरह के क्वेश्चंस होंगे, क्योंकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं नहीं जो नहीं मेरे। सर, यस सर, बता दिया कहीं। नहीं सर हम उनका नहीं कह रहे, हाई कोर्ट वाला नहीं सर, सॉरी सर, लेकिन वो नहीं कह रहे, क्योंकि जो आपने अभी हमें पढ़ाई है ये 56 और सिक्सटी अभी टू वाला अभी जो हाँ है, जी, ये या जो वाले जो पिछला दोनों। लिंग्विस्टिक चैलेंजेस वाला है, तो सर इसमें आप हमें जो है ना किस तरह से आपने जिस तरह से पिछली दफा दिए है क्वेश्चन, तो हाँ इसी जी तरह से क्वेश्चन जो अगर आप हमें बता दें कि इसी तरह से इसमें से क्वेश्चन बन सकते हैं, जस्ट हम आपसे इस टाइम पूछना चाहते हैं। जी हाई कोर्ट मैं वाला तो सर वो तो किसी ने नहीं देखा, वो तो जब आता है तो बंदा फिर करता है ना। अच्छा चले, मैं कोशिश मैंने इसी तरह मैं यही कह रहा था कि असल में इस दफा भी आज हमारी जो ये जो डिस्कशन है जिन टॉपिक्स के बारे में होगी इन पे आप लोगों जी को सर। संडे मॉर्निंग को मतलब ग्रुप में शेयर हो जाएंगे क्वेश्चंस। ठीक है जी। तो इस जी दफा सर। वैसे मैं आप लोगों के लिए ऑप्शन भी रखूंगा। लास्ट टाइम मैंने आप लोगों के लिए वो सारे के सारे क्वेश्चंस जो थे वो कंपलसरी रखे थे। इस दफा मैं कोशिश करूंगा जी कि सर। जी कंपलसरी ना रखूं, उसमें ऑप्शन दूं आपको कि जी आप ये करें या ये मतलब इस तरह का कुछ कर लेंगे। ठीक है जी। वो आपको पता चल जी जाएगा कि सर। क्वेश्चन किस तरह आएंगे या क्वेश्चन किस तरह होंगे। अब एक सवाल पूछने के कई जी सर। तरीके हो सकते हैं। ठीक है जी, लाजमी नहीं है कि मैं आपको एक तरीका जी सर। बताऊं और क्वेश्चन पेपर में किसी और तरह आ जाए, बात वही हो और आप लोग कहो कि नहीं जी हमें तो जी ऐसे सर। बताया गया था तो इसलिए इस क्वेश्चन का जवाब तो हमें नहीं आता। ठीक है ना? अगर जी आप सर। एक टॉपिक को गो थ्रू कर जाओगे कंप्लीटली तो फिर ये होगा कि आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो जाएगी। मतलब लेट्स सपोज जिस तरह अगर आप लोग देख रहे हो तो हम बात कर रहे हैं तकरीबन जो हमने जो अपना पिछला टॉपिक पढ़ा उसमें भी हमने जो इकोनॉमिक चैलेंजेस और क्राइसिस की बात की ड्यू टू द डाइवर्स प्रॉब्लम्स ऑफ लैंग्वेज एंड पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स की वजह से जो इकोनॉमी पे जो बर्डन आया। और जो इस वाला था इसमें भी हमने कहा कि जी जब कहीं पे भी लॉ एंड ऑर्डर का मसला बनता है तो फिर इकोनॉमी जो है वो डिस्टर्ब होती है। इकोनॉमी आपकी हर तरह वो साथ साथ चल रही है। सो जो है इसको अलग अलग एंगल से देखें और आपको आपको क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की जरूरत होगी कि व्हाट ही वांट टू नो थ्रू दिस क्वेश्चन। तो फिर जब आपको ये वाला अंदाजा हो जाएगा तो फिर आपको लिखने में आसानी होगी। जी तो नेक्स्ट कौन बात करना चाहेगा? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, वो आवाज का मसला था तो मैं इस वजह से बोली नहीं, कोई बहुत मसला नहीं। डिस्टॉर्शन। हाँ जी जी बताएं जी, आपने फिर क्या स्टडी किया? आपने कल कहा था जी कि आप कुछ कुछ एक आध पोर्शन जो है उसको स्टडी करोगे। जी सर, मैंने कोशिश तो की है अपनी पूरी। जी मैंने जो फ्लॉज थे आफ्टर इंडिपेंडेंस, जो पोस्ट इंडिपेंडेंस फ्लॉज थे, उन पर थोड़ा सा काम किया था मैंने। जी तो सर मैं वो डिस्क्राइब कर देती हूँ।
मजीद जी जी। सर जो मेरा पास टेस्ट है उसके लिए मैं माजरत के मैं ज़रा अंडर मेडिकेशन हूँ ज़रा, तो इस वजह से मेरा टाइम ही नहीं लग रहा कि मैं टेस्ट लिख सकूँ किस तरह से। कोई मसला नहीं, अब वो वाला टेस्ट छोड़ते हैं, अब अगले टेस्ट पे फोकस कीजिएगा, संडे को, इंशाल्लाह संडे सर। मॉर्निंग को। हाँ जी। चलें जी, जी। शुरू करें। आपने कौन सा क्या कहना चाह रहे हैं आप, जो है पाकिस्तान ने जो चैलेंजेस फेस किए थे आफ्टर पार्टीशन, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड लिंग्विस्टिक चैलेंजेस, तो इन तीनों में से आप किस चैलेंज पे बात करना चाह रहे हो? इसको ओवरऑल कंपाइल करके मैं बताऊंगी, लेकिन जहां से मैं छोड़ूंगी वहां से फिर कोई और पार्टनर जो है वो स्टार्ट कर लेगा। जी ये ठीक होगा है। कि एक डिबेटिंग फॉर्म में ये चीज चल जाएगी। जी ठीक है, ठीक है, बताएं, शुरू करें आप। अच्छा। अस्सलामुअलैकुम। ये जो हमारे पोस्ट इंडिपेंडेंस थे 1947 के बाद, पाकिस्तान ने बहुत सारे क्राइसिस जो हैं वो फेस किए हैं, इन शेप ऑफ इकोनॉमी, इन शेप ऑफ पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स, इन शेप ऑफ लैंग्वेज, इन शेप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स। ऑन द अदर हैंड, जैसा कि हम जानते हैं कि जब भी कोई स्टेट हमारे वजूद में आती है तो सबसे पहले जो बात होती है उसकी रिकग्निशन की बात है। तो जी पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज था उस वक्त ये था कि उसको कोई रिकॉग्नाइज करे। रिकॉग्निशन इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट फॉर अ स्टेट, कि उसको कोई रिकॉग्नाइज करे कि ये चीज़ मौजूद है। और जब कोई चीज़ रिकॉग्नाइज हो रही है तो फिर उसके आसपास के इलाकों के साथ जो इंटरनेशनल रिलेशनशिप्स हैं वो बहुत मैटर करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस, जो हमें इकोनॉमी के लिहाज से जो क्राइसिस फेस करने पड़ रहे थे, वो ये था कि हमारे पास कोई भी पॉलिसी मेकिंग नहीं थी उस वक्त। जो भी हमारे ब्रिटिश के जो लॉज थे हम उन्हीं को ही फॉलो करते हुए हम अपनी सारी आवाम को उन पॉलिसीज के फ्रेम में चला रहे थे। जो हमारे रिसोर्सेज वगैरह थे या यू जो मीन टू हमारे से कि पास यू मीन टू से कि जी, हम लोगों का जो उस वक्त का जो कानून था जिस पे ये स्टेट चल रही थी, वो था 1953 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। एम आई करेक्ट? जी 1935 का इंडियन एक्ट है, ये जो भी जितने भी ब्रिटिश रूल्स थे हमारे पास वही थे। जी ठीक हमारे है। पास अपना फ्रेम किया कोई रूल मौजूद नहीं था उस वक्त। ठीक है। और आज भी सर हम यही देखते हैं कि हमारे पास जितने भी लॉज मौजूद हैं उनमें कहीं ना कहीं हमें वो मोनार्की सिस्टम और जो यूके का जो रिफॉर्म्स हैं वो हमें नजर आती हैं। जी ठीक है। हमारे पास अब भी वो पॉलिसीज नहीं है कि हम अपनी डिमांड्स के तहत या अपने चाइल्ड विजडम को मद्देनजर रखते हुए अपने सिनेरियोज को मद्देनजर रखते हुए लॉ को फ्रेम करें जी या ठीक कोई है। भी पॉलिसी मेकिंग करें। जो पहले से पॉलिसीज थी उन्हीं को ही हम फर्दर पॉलिश करते हैं और वक्त के हिसाब से हम उन्हें इस्तेमाल कर रहे हैं। जी ठीक है। पर जहाँ बिल्कुल। तक इकोनॉमिक क्राइसिस का है, हम एक मिनट सर मैं जी सर। जहाँ तक इकोनॉमिक क्राइसिस का है कि हमारे पास जो थे रिसोर्सेज की बहुत ज्यादा किल्लत थी, रिहाइश का ना होना, क्योंकि उस वक्त बहुत सारे लोग बॉर्डर क्रॉस करके, मिलियंस ऑफ लोग जो थे वो बॉर्डर क्रॉस करके पाकिस्तान आए थे। तो जी रिसोर्सेज का ना होना, फिर रेजिडेंस का ना होना, ये एक बहुत बड़ा मसला था हमारे लिए कि किस तरह से रिसोर्सेज को मेंटेन करते हुए इतनी बड़ी आवाम को जो है वो हमने मेंटेन करना है। फिर सबसे हमारे जो लिविंग स्टैंडर्ड थे, हमारे जो रिफ्यूजीज थे जिन्हें हमने पनाह देनी थी, उसके उस वक्त हमारे पास ऐसे कोई स्टैंडर्ड्स नहीं थे या हमने कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई थी कि अगर हमें ये पाकिस्तान मिलता है तो हमने इनको किस तरह से मैनेज करना है। लिविंग स्टैंडर्ड नहीं थे, इसीलिए आज हम देखते हैं कि हमारे बहुत सारे इलाकों में जो आबादी दे के इलाके हैं वहां पर ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं जो आबादी दे की डेफिनेशन में आती है कि जिसको जहाँ जगह मिली वो वहां पर मौजूद है और इनका कोई रिकॉर्ड नहीं है। जैसे कि सर मैं खुद लालिया से हूँ, और लालिया में ऐसे ही प्रॉपर्टीज होती हैं कि वो किसी के नाम पर नहीं है, बस आबादी दे के इलाके में आते हुए वो जिनके नाम पर थी या जिन्होंने उसको ऑक्युपाई कर लिया वो वैसे ही उस वक्त के मौजूद है। उनका एज सच कोई भी ऑनरशिप के लिहाज से कोई भी रिकॉर्ड मौजूद नहीं। सर बाद में हमारा जो टॉपिक है ये था कि हम चूंकि बीइंग स्टेट हमने उसको हमने स्टैंड करना था। तो हमारी जो सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी वो एग्रीकल्चर सेक्टर थी जिसकी बुनियाद पर अब हम जी रहे हैं। लेकिन उस वक्त हमारे पास एग्रीकल्चर सेक्टर पे बहुत ज़्यादा वीक था। हमारी जो इकोनॉमी थी
वो बुरी तरह से इस लिहाज से नाकाम थे कि हमने अपने एग्रीकल्चर सेक्टर को किस तरह से बचाना है, क्योंकि जी, हम आप इसे सम अप एजुकेशन। करेंगी इन कमिंग 1.5 मिनट, आप इसको सम अप करोगे बच्चे? जी, एग्रीकल्चर जी जो था हमारा वीक था। जी सर, एग्रीकल्चर सर वीक था, और ये भी कि हमने उसको किस तरह से, क्योंकि हमारे जो मोस्टली अवाम थी वो एजुकेशन से अवेयर नहीं थी, नाख्वानगी बहुत ज्यादा थी, तो मोस्टली लोग किसान थे, तो हमारा जो खाना पीना या जो कुछ था हमारा एग्रीकल्चर पे ही था। फिर उसके बाद ये है कि हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर जो था वो बहुत ज्यादा वीक था, जो हमें, जिसकी वजह से हमें बहुत सारे क्राइसिस को देखना पड़ा। सर, इन सारी चीजों के बावजूद जो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटीज थी, या हमारे जो लैंग्वेजेस के मसले थे कि हमारे में वैरायटी थी लैंग्वेजेस की, तो किस लैंग्वेज को जो है वो हम नेशनल लैंग्वेज बनाते। जैसा कि हम देखते हैं कि 1948 में उर्दू को नेशनल लैंग्वेज बना तो दिया, लेकिन उसको कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिकॉग्निशन मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली। हमने दो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़े, उनमें कोई उर्दू को रिकॉग्नाइज नहीं किया गया था। 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें उर्दू को लीगली तौर पर रिकॉग्नाइज किया गया और नेशनल लैंग्वेज बनाया गया। तो ये दो तीन प्रॉब्लम्स हैं। इन तीन प्रॉब्लम से हट के जो सर मैंने देखा है वो ये था कि हमने जब स्टेट बनी, हमें रिकॉग्निशन में बहुत ज्यादा मसला था, डी फैक्टो या डी जोरो रिकॉग्निशन में हमें इश्यूज आ रहे थे कि हमें स्टेट्स पहले रिकॉग्नाइज करें। जब हम जी जी, रिकॉग्नाइज ठीक करते हो हैं तो गया। जो आप वही वही पहले वाला चीज रिपीट कर रही हैं। थैंक यू। अच्छा जी, अब आप सब लोगों ने सुना जेब को बात करते हुए। एनीवन wanna ask question from Zeb? What she said, what you listen, what you understand? और आपकी कोई क्रॉस क्वेश्चनिंग है जेब साहिबा पे, तो प्लीज अपना जो क्वेश्चन है वो पुट करें। जी, एनीवन who wanna ask सर, question? सर समझ में आ गया है ये, पहले भी पढ़ा है तो समझ में भी आ गया, अब भी पढ़ मजीद समझ में आ गया, तो सर कंटिन्यू आगे करते हैं सर। अच्छा, इसमें मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा। जो जेब बच्चे ने बात की है रिकग्निशन के बारे में। बच्चे, बात इस तरह है कि जी, रिकग्निशन इज अ थिंग विच इज़ वेरी कार्डिनल फॉर अ स्टेट हु जस्ट अपीयर ऑन द मैप ऑफ द वर्ल्ड। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन अगर मैं आपसे एक बात कहूँ कि जी, अभी जो इंडिपेंडेंस मिली है तालिबान को, स्पेशली इन अफगानिस्तान, तो कितनी स्टेट्स ने जो है वो तालिबान का, जो वहाँ पे इस वक्त जो तालिबान की जो रजीम है उसको एक्सेप्ट किया है? और क्या किसी भी रजीम को एक्सेप्ट ना करने के जो इम्पैक्ट्स हैं, क्या वो वहाँ की इकोनॉमी, वहाँ के लोगों पे और वहाँ की चीज़ों पे पड़ते हैं? ये एक दुरुस्त बात है, लेकिन किस हद तक पढ़ते हैं ये एक अलग से क्वेश्चन है। तो आपने बात बिल्कुल ठीक की है। हम लोगों ने असल में चार चीजें डिस्कस की थी। जो हमारा पॉलिटिकल प्रॉब्लम, सॉरी, जो हमारा था इकोनॉमिक प्रॉब्लम वाला जो सेक्शन था वेरी आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसमें सबसे पहले हमने कहा था जी रिसोर्स एलोकेशन के जी। सबसे पहला प्रॉब्लम तो इकोनॉमिकली यही था ना, कि जितने रिसोर्सेज थे ब्रिटिश इंडिया के, उनकी जो डिवीजन होनी थी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, वो क्या थी? रिफ्यूजी क्राइसिस पे आपने बात की, दैट्स गुड। आपने एग्रीकल्चर डिपेंडेंस की बात की, दैट्स गुड। आपने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की, तो वहाँ अब एक, तो उसकी जो सबसे मेन वजह थी वो ये थी कि जितनी इंडस्ट्री और जिस किस्म की इंडस्ट्री उस वक्त के जी सर। पाकिस्तान में लायक आती थी वही हमें मिली। लेकिन फिर इसमें बूम जी आया आफ्टर 1960। ठीक है जी। जो कि, और जी सर। तीसरे नंबर पे आपने कहा जी कि उर्दू को 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसके अंदर जो है वो रिकग्नाइज किया गया। लेकिन इस तरह नहीं है। हम लोगों ने कल ये पढ़ा था कि जो था, जो उर्दू था, वो तो, उसको तो नेशनल लैंग्वेज कायदे आजम साहब ने डिक्लेयर कर दिया हुआ था वेरी बिफोर क्रिएशन ऑफ द फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो फर्स्ट जी सर। कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें बंगाली को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था कि हमारे ये वाले जो क्राइसिस हैं वो खत्म हो जाएं। चलें जी, अब हाँ जी। हमारे पास आखिरी 3.5 मिनट बचे हैं, 3.5 मिनट्स। तो इसमें कौन बात करेगा और किस चीज़ पे बात करेगा जी? सर, अ, मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है लिंग्विस्टिक के वाले से। जी बताएं। सर,
बीइंग उर्दू इज आवर नेशनल लैंग्वेज, लेकिन फिर भी हम इसको इतना प्रमोट नहीं करते हैं। आज भी हम अपनी बहुत सारी बुक्स देख रहे हैं, या हमारे बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स जो नेशनल लगते हैं, या हमारे जो फॉरेन डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको हम आज भी इंग्लिश में ही डिजाइन करते हैं। जी तो सर बिल्कुल। हम उनको, सर चले इतना तो समझ आता है कि जब बीइंग इंटरनेशनल लैंग्वेज, अगर हमने बाहर इंटरनेशनल रिलेशंस को कायम रखने के लिए, अगर हमने कोई बाहर एग्रीमेंट करने हैं, तो हम उनको तो इंग्लिश में डिजाइन करें। जी लेकिन विद इन द स्टेट, विद इन द टेरिटरी, हम उर्दू को उस तरह से प्रमोट नहीं करते हैं जिस तरह से इसको होना चाहिए। तो सर इसके जी। बारे में आप क्या कहेंगे कि हम क्या मैंने पार्टिसिपेशन है मैंने गवर्नमेंट की इसके बारे मैंने एक मैसेज किया था ग्रुप के अंदर कि जी रोमन में उर्दू प्लीज मत लिखें। ठीक है जी। सबसे पहले तो में? जी सर। हमें स्टेट को छोड़ें, सबसे पहले तो हमें खुद से करना पड़ेगा ना कि जी अगर हम उर्दू को इस तरह करके लिखना शुरू करेंगे। आपको पता है कि जब फाला खिलाफत हुआ, मतलब जी द लास्ट खिलाफत ऑफ तुर्की, ठीक है जी, जी तो उसके बाद जब अतातुर्क आया और उसने आके एक लिबरल डेमोक्रेटिक जो जो गवर्नमेंट की जो बुनियाद रखी, उसमें जो सबसे अहम पॉइंट था वो क्या था? डिड एनीवन नो? जो कि लैंग्वेज के हवाले से था, वो क्या था? अच्छा, वो ये था कि अतातुर्क ने आते ही सबसे पहला काम ये किया, उसने कहा जी कि जो तुर्क लिखते थे, जो तुर्क जुबान थी, जो उसका रस्मुल ख़ात था, वो अरेबिक रस्मुल ख़ात था, उर्दू की तरह का, फारसी की तरह का। ठीक है। तो जी उसने आते ही सबसे पहला काम ये किया कि उसने इसको चेंज करके तो इसको रोमन रस्मुल ख़ात में लिखना शुरू कर दिया ना। अच्छा, इससे हुआ क्या जी कि वो जो इतने सालों की 600-700 साल की जो उनकी हिस्ट्री थी, जो अरबी रस्मुल ख़ात में थी, वो एक ही मतलब ऑर्डर के साथ नई नस्ल के लिए एक एलियन लैंग्वेज बन गई। अब हमने एक नई नस्ल तैयार की जो थी वो रोमन रस्मुल ख़ात के साथ लिखना पढ़ना शुरू हुई। तो उनके लिए वो जो उनकी पिछली हिस्ट्री थी वो उनके लिए ग्रीक होगी। ठीक है। वो एक सेंटेंस बोला जाता है, एक चीज कही जाती है कि जी दैट इज ग्रीक फॉर मी। ठीक है ना। जब आपको किसी लैंग्वेज की समझ ना आ रही हो, या किसी लफ्ज की समझ ना आ रही हो, या किसी कॉन्सेप्ट की समझ ना आ रही हो, तो फिर आप कहते हैं जी कि दैट इज ग्रीक फॉर मी, कि मेरे लिए तो ये समझना मुश्किल है जी, मुझे नहीं समझ आ रही। ठीक है। तो इस तरह होता है जब एक ही ऑर्डर से आपकी सारी चीजें बदल दी जाती हैं। यहाँ पे जरा हमारे पाकिस्तान में किसी और तरह से है। आपकी बात दुरुस्त है कि जी हम क्यों इसको प्रमोट नहीं करते उर्दू को। ठीक है। तो इसकी मेरी समझ में जो आज तक एक ही बात आई है, वो ये आई है कि हम फिजिकली तो शायद गुलाम नहीं है, लेकिन हम मेंटली आज भी गुलाम है। आज भी कोई बंदा को पाकिस्तानी को सही बात करे, कोई अच्छी बात करे, तो उसके मुकाबले में अगर कोई थर्ड क्लास गोरा साहब आके बात करते तो हम उसको प्रेफरेंस देते हैं। ठीक है जी। जी सर। तो हमारी बहुत सारे मसले मसाइल हैं। जी कोमल बच्चे।